हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। साथियों, आज है टांडो नंबर 12 भाई साहब। टांडो नंबर 12 यानी कि टांडो क्लास हिंदी प्लस जीएस की आज ये 12वीं क्लास है भाई साहब। 30 क्लास में से 12वीं क्लास है। एकदम आग लगा दो भाई साहब, आग लगा दो, एकदम फाड़ के रख दो पेपर को, एकदम उखाड़ के रख दो भाई साहब। पेपर के खोपड़ी में चढ़ के आप टांडो करना भाई साहब। पेपर के खोपड़ी में चढ़ के आपको टांडो करना है। तो इस तरीके से आपको भाई साहब 30 दिन तक लगातार मेरे साथ बने रहना है, ठीक ना। तो चलिए भाई, एक बार सारे बच्चों को शेयर मार के आओ भाई साहब। आज की क्लास तो लगभग टाइम पे है ना भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो भाई साहब प्लीज एक बार जाओ जाओ जाओ, फटाफट जाओ, शेयर मार के आओ फटाफट फटाफट। सारे बच्चे शेयर मार के आओ सारे बच्चों को, और ठीक ना, जितने में इतना उनको जगा के आओ भाई साहब। एक बार हल्का सा चाय का गर्म छिट्टा मार के आओ सबको कि जगा के आओ भाई साहब कि 7 बजे क्लास लग चुकी है, ठीक ना। क्लास लग चुकी है हिंदी प्लस जीएस की। आ जाओ भाई साहब सारे लोग। तब तक इधर सारे बच्चों का हम स्वागत कर रहे हैं भाई, जितने लोग आए हो, ठीक ना। चलिए भाई साहब, सारे बच्चों का स्वागत है। तनु, निर्मल, अश्वनी, साहू, गौरव, विकास, कविता, धनराज, द मोटिवेशन आर्मी, देवेश, सारे बच्चों का बेहतरीन तरीके से तहे दिल से स्वागत है भाई साहब। गजब तरीके से आप सारे बच्चे। अनुज बेहतरीन बच्चे, अमित, अजय बेहतरीन बच्चे, पारुल, कविता, विकास, धनराज, हेमेंद्र, अमरेंद्र, सभी बच्चों का बेहतरीन तरीके से स्वागत है। नेहा, निर्मल, विजय मौर्य, अशोक बेहतरीन भाई, पारुल, कविता, ठीक ना, बेहतरीन बच्चे सभी बच्चों का बेहतरीन। काजल, अरुणिमा, ठीक ना, और सोनाली, अंजलि, सारे बच्चों का। प्रिया सिंह, प्रिया यादव, तनु मौर्य, सारे बच्चों का। अंजू मौर्य, बेहतरीन तरीके से सारे बच्चों का स्वागत है भाई साहब। शैलेश, रोहित, सारे बच्चों का बेहतरीन तरीके से स्वागत है आपके अपने परिवार में। चलिए भाई साहब, एक बार फटाफट लग जाइए और शुरू करते हैं आज की टांडो क्लास, ठीक है ना भाई साहब। सारे लोग एक बार शेयर मार के आओ भाई साहब, और फिर आज की टांडो क्लास शुरू करते हैं, ठीक ना बच्चे। चलिए, सारे बच्चों का स्वागत है। खुशबू, अर्पिता, बेहतरीन बच्चे सभी बच्चों का स्वागत है। नेहा, निर्मल, सभी बच्चों का बेहतरीन तरीके से स्वागत है। महेंद्र, बिल्कुल भैया बेहतरीन तरीके से सभी बच्चों का स्वागत है भाई साहब। गजब तरीके से एक बार शेयर मार के आओ भाई साहब, शेयर मार के आओ भाई साहब। फिर उसके बाद शुरू करते हैं, बाकी फिर नाम लेना पढ़ना फिर आगे चलता रहेगा ना भाई साहब। चलिए, और तुम मंचा चैटिंग में जुटे रहो ना, मार थप्पड़ याद है तुमका सबका। चलो भाई साहब, शुरू करिए भाई साहब, शुरू करिए भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने, तो बेटा पहला क्वेश्चन आपके सामने लगाते हैं भाई साहब। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बेहतरीन भाई, बेहतरीन आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। बताइए भाई साहब, आकाश का विलोम क्या होगा? आकाश का विलोम क्या होगा भाई साहब? अगर क्लास पसंद है तो लाइक जरूर ठोक के जाना। तुम लोग यार आते हो लेकिन लाइक कम करते हो भाई, प्लीज ना। तो एक बार लाइक ठोक के जाना। चलिए, आकाश का विलोम बताइए क्या होगा? धरती, पाताल, अनर्थ, अगन। अरे गजब बच्चे, गजब। बी 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 बेहतरीन बच्चे, बेहतरीन भाई, गजब बच्चे, गजब। आकाश का विलोम क्या हो जाएगा? पाताल हो जाएगा भाई साहब। आकाश का विलोम क्या हो जाएगा? पाताल हो जाएगा। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन भाई। आकाश का विलोम पाताल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन बच्चे आपके सामने ये रहा, देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब, अगला, जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ग में वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा भाई साहब? जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अंडज होगा, शूद्र होगा, अंत्यज होगा, अछूत होगा। गजब बच्चे, गजब तरीके से बताइए, आंसर बताइए। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं, बी डी बी डी नहीं होगा। बिल्कुल भाई साहब, गजब गजब, बहुत बेहतरीन भाई। यहाँ पे सी विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अंत्यज हो जाएगा बेटा। ये क्या हो जाएगा? अंत्यज हो जाएगा। मतलब अंत स्थान पे जन्मा उसे कहते हैं छोटी या निम्न जाति में जन्मा, ठीक ना। छोटी या निम्न जाति में जन्मा उसे कहते हैं अंत्यज भाई। बेहतरीन भाई, बेहतरीन भाई, बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो। एक एक क्वेश्चन लगाएंगे भाई साहब, एक एक क्वेश्चन लगाएंगे, तुम लोग टांडो काट दोगे। अगला क्वेश्चन, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे कहते हैं अजानुबाहु कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं, अज्ञात शत्रु कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं भाई साहब। गजब बच्चे, गजब 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 भाई साहब, गजब। बी 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 बेहतरीन बच्चे, बेहतरीन भाई, गजब बच्चे, गजब भाई साहब, गजब। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन। हिंदी में तो रियल में तुम लोग टांडो काटने वाले हो, हिंदी में तुम लोग रियल में टांडो काटने हो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, ठीक ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, अजान का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अजान का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? बेहतरीन बच्चे, अजान का। सोनी, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। कोमल, सोनी कहाँ रह गए थे भाई साहब? कोई बात नहीं, मैं आपका भी नाम ले रहा हूँ, ठीक ना। प्रिया यादव, ठीक ना, प्रिया सिंह, सारे बच्चों का स्वागत है, बेहतरीन तरीके से स्वागत है भाई साहब, ठीक ना। चलिए, अनाज का बहुवचन पर्यायवाची क्या होगा? अनाज का पर्यायवाची क्या होगा? फटाफट बताइए भाई साहब। चाह होगा, सस्य होगा, सलील होगा, रूपा होगा। बिल्कुल भाई, चाह तो इच्छा का होता है,
चाह तो किसका होता है? इच्छा का होता है। सलिल किसका होता है? सलिल किसका होता है बताइए भाई साहब? सलिल किसका होता है? ठीक ना। उसके बाद क्या है? सस्य। सस्य हो जाएगा भाई साहब अनाज की पर्यायवाची। सस्य हो जाएगा बच्चे अनाज की पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, ठीक ना। आगे बात समझ में? सस्य होगा अनाज की पर्यायवाची। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? फटाफट बताइए भाई साहब। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? फटाफट बताइए भाई साहब। पारिजात होगा, कल्पतरु होगा, देववृक्ष होगा, ये सभी होगा। बताइए बच्चे। गजब बच्चे, गजब बच्चे, गजब भाई, गजब गजब। डी 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 डी, बेहतरीन बच्चे, बेहतरीन भाई, गजब गजब बच्चे, गजब भाई साहब तरीके। डी विकल्प सही हो जाएगा, बिल्कुल गौरव बच्चा, बहुत बेहतरीन भाई, गजब भाई गजब। डी विकल्प सही हो जाएगा भाई साहब। बेहतरीन भाई, बेहतरीन, बिल्कुल भाई, आग लगा दो एकदम, छप्पड़ फाड़ के रख दो, बेहतरीन एकदम, ठीक ना भाई। क्या हो जाएगा? ये सभी। कल्प वृक्ष के पारिजात भी होता है, कल्पतरु भी होता है और देव वृक्ष भी इसका पर्याय होता है, ठीक ना भाई। चलिए बेहतरीन। तो यही तो बेहतरीन टांडो मचाने वाली क्लास है बच्चे, यही तो टांडो मचाने वाली क्लास है। पहले इसीलिए आपने कहा था ना सर पहले जीएस लगाया करो फिर उसके बाद हिंदी लगाया करो। बेटा यही तो है ना, पहले हिंदी में एकदम ना एकदम उत्साह आ जाता है, जोश, बेहतरीन, मज़ेदार हो जाता है एक क्लास पढ़ने के बाद। और फिर उसके बाद जैसे ही इसकी जीएस की चलती ना तो वो उत्साह और जुनून बना रहता है भाई साहब, वो उत्साह और जुनून बना रहता है। बस कॉपी पेन लेके बैठ जाओ भाई साहब। और आज का जो आपका जीएस का टॉपिक है ना, टॉपिक नहीं मतलब जो आज का जीएस का मैटर है ना, बहुत गजब भाई साहब। जीएस वाले में आज गजब का मैटर है। इसमें स्टैटिक, जीके, ठीक ना, आधुनिक इतिहास बहुत अच्छे से कवर होने वाला है। साथ ही साथ इसमें करंट अफेयर के भी अच्छे क्वेश्चन हैं, करंट अफेयर के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इनको लिखते रहो बेहतरीन तरीके से भाई साहब, करंट अफेयर भी छूटने नहीं पाएगा। मैं पक्का गारंटी से कह रहा हूं कि 15 से नीचे आपका जीएस जाने नहीं दूंगा, 15 से नीचे जीएस जाने नहीं दूंगा, दम लगा दूंगा भाई साहब पूरी, ठीक ना। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। अरे भाई साहब यहाँ तो आंसर आ गया बच्चे, यहाँ तो बच्चों के आंसर आ गया भाई, फटाफट बी 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 बी, गजब बच्चे गजब भाई। इसमें क्या हो जाएगा? बी विकल्प हो जाएगा, उत्तरदायी सही होगा, ठीक ना। ये जो शुद्ध वर्तनी इसका उत्तरदायी ये वाला सही हो जाएगा, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन लगो बच्चे, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आसमान फट जाना मुहावरे का अर्थ होगा, आसमान फट जाना मुहावरे का अर्थ होगा भाई साहब क्या होगा? असंभव काम असंभव काम होना, बहुत शोर होना, चुगली करना, अचानक आफत पड़ना। बेहतरीन बच्चे, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी 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 डी, गजब बच्चे, गजब, बेहतरीन भाई, गजब बच्चे, गजब। अश्विनी साहू बेहतरीन बच्चे, कविता, अरे गजब बच्चे, नीला मैस बेहतरीन बच्चे, गजब। नेहा निर्मल बहुत बेहतरीन बच्चे, गजब। सोनी कोमल सोनी बेहतरीन, तनु मौर्य बेहतरीन बच्चे, धनराज, द मोटिवेशन आर्मी, शैलेश, देवेश बहुत बेहतरीन बच्चे, गजब। अमित, अंकित बेहतरीन बच्चे, गजब तरीके से आप सभी का आंसर आ रहा भाई, गजब। सोनाली बहुत बेहतरीन बच्चे, गजब तरीके से आप सभी बच्चों का आंसर आ रहा भाई, ठीक है ना। सारे बच्चों का बेहतरीन तरीके से आपके अपने परिवार में स्वागत बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे। कविता, विकास बेहतरीन भाई, बेहतरीन बच्चे, बेहतरीन, बहुत गजब आप काम कर रहे हो। विजय मौर्य, अशोक बेहतरीन बच्चे, आप गजब तरीके काम कर रहे हो भाई साहब, ठीक ना। अंजू, अनीता बेहतरीन बच्चे, सभी बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हो भाई साहब ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन रिक्त स्थान का भाई साहब, अगला क्वेश्चन आपका रिक्त स्थान का, रिक्त स्थान इसमें भरना है। तो भरिए भाई साहब, क्या होगा रिक्त स्थान? ना हो तो प्रकाश को कौन पूछे, ना हो तो प्रकाश को कौन पूछे। तो भैया यहाँ पे क्या ना हो तो प्रकाश को कोई ना पूछे, धुंधला ना हो, अंधकार ना हो, उजाला ना हो, अंधेरा ना हो। क्या ना हो तो प्रकाश को कौन पूछे? बिल्कुल बेहतरीन बच्चे, बिल्कुल बेहतरीन भाई साहब, गजब तरीके क्वेश्चन लगाइएगा भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल। अंधकार ना हो कि अंधेरा ना हो, ये दो तो नहीं होंगे भाई साहब, इन्हीं दो में से कोई एक होगा। जल्दी से इन दो में से कौन होगा? अंधेरा नहीं होगा बच्चे, बेहतरीन तरीके से शब्द भरा जाएगा तो क्या भरा जाएगा? अंधकार। बहुत भाई गजब गजब, बी 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 बी, बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन बच्चे, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अंधकार ना हो तो प्रकाश को कौन पूछे, बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन, उत्साह वास्तव में रिक्त स्थान और फिर रिक्त स्थान की मिली जुली अनुभूति है। किसकी मिली जुली अनुभूति है? कर्म की, फल की, कर्म की, कर्तव्य की, कर्म की, फल की, धर्म की, अधर्म की। तो बच्चे इस स्थिति में क्या किया करो, इन स्थितियों में आप विकल्प का सहारा लिया करो। क्या करिए? विकल्प का सहारा लीजिए और विकल्प के अनुसार भर के देखिए। तो पहले विकल्प में है कर्म, यहाँ पे हमने भर दिया कर्म, और दूसरे में है फल। क्या हमारा ये सटीक उत्तर हो रहा है? उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिलीजुली भगत है, ठीक है। दूसरे में कहते हैं कर्म और कर्तव्य, कर्म और कर्तव्य की मिलीजुली भगत है। क्या है ये? सही है कि नहीं? तो भाई साहब इसमें जो आपका सटीक बैठ रहा है बच्चे ना, वो पहला ही सही बैठेगा, पहला ही सही बैठेगा।
कर्म और फल की मिलीजुली बकत है। बहुत बेहतरीन भाई। उत्साह वास्तव में जब आपको उत्साह होगा तो आपको कर्म करने के क्या होगी, शक्ति मिलेगी। जब आपका उत्साह, इसलिए मैं कह रहा हूँ हिंदी की क्लास लगने से उत्साह आता है, तब आपको जीएस पढ़ने का मन होता है, अन्यथा जीएस छूने का मन होता है, यार क्या करें, बहुत लिखना है, बहुत पढ़ना है, ये बोरियत सी महसूस होती है ना। तो जब भैया उत्साह होगा तो जाहिर सी बात है आपको उसका कर्म करने का मन होगा, और जब कर्म करोगे भाई साहब ना, तो फल तो मिलना ही मिलना है, फल तो मिलना ही मिलना है बच्चे, आज नहीं तो कल फल तो मिलना ही मिलना है, ठीक ना। मिलेगा भाई साहब, गजब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगी, नौकरी मिलेगी भाई साहब, बिल्कुल तन पे वर्दी चढ़ेगी, ये उन्नति का वादा है भाई साहब, एकदम जी जान लगा देंगे भाई साहब, जी जान लगा देंगे। करंट अफेयर की क्लास बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ, करंट अफेयर की क्लास बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ, जो कि रोज सुबह मॉर्निंग में, रोज सुबह मिलेगी आपको, रोज सुबह मिलने वाली करंट अफेयर की क्लास। लेकिन क्या है, अभी उसका थोड़ा सा हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक ना, अभी उसका डिसाइड करेंगे, लेकिन उसके पहले बता देंगे हम। क्लास लगने से यानी क्लास शुरू होने से एक दिन पहले मैं आपको अनाउंस करके मतलब बता दूंगा कि कब से लगेगी और क्या मैटर रहेगा उसमें, ठीक ना। हाँ, इतना रहेगा उसमें, करंट अफेयर रहेगा प्लस स्टैटिक जीके जो धुआंधार तरीके से रहेगी, ठीक ना। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर तो धुआंधार तरीके से रहेगा, ठीक ना। बस बशर्ते ये है भाई साहब कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, जल्दी से इधर सर मैथ की क्लास एडजस्टमेंट कर लें, सर मैथ की क्लास एडजस्टमेंट कर लें, तो मैं उधर आपकी करंट अफेयर क्लास शुरू कर दूंगा, ठीक ना। तो बस 1-2 दिन का समय दीजिए, मैथ की क्लास एडजस्टमेंट होने वाली है और जल्दी रीजनिंग की क्लास भी शिफ्ट हो जाएगी सर के पास, सैलेंद्र सर के पास, हम इधर फ्री होके जीएस हिंदी प्लस करंट अफेयर लेके शुरू हो जाएंगे, ठीक ना भाई साहब। तो गजब गजब टांडो काट देंगे भाई साहब। जीएस में जो जीएस का डर है ना, खत्म ना कर दूं तो कहना, खत्म ना कर दूं तो कहना, आप केवल ये उन्नति जीएस और मैथ रीजनिंग के लिए जानी जाएगी भाई साहब, मैथ रीजनिंग जीएस के लिए जानी जाएगी, क्या, उन्नति इंस्टीट्यूट। गजब तरीके से बच्चे, गजब भाई। सब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रथम आने, बहुत सही बच्चे, यहाँ पे 70 में 4 4 4 डी 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 डी, गजब बच्चे, गजब बच्चे, आंसर दिया, यहाँ के लिए भरा जाएगा। प्रथम आने के लिए मैंने कठिन परिश्रम किया भाई साहब, गजब। प्रथम आने के लिए नहीं, आपको सफल बनाने के लिए हमने भी कठिन परिश्रम किया है, आपको भी करने देंगे भाई साहब, आपको करना होगा, आपको करना होगा भाई साहब, करना होगा, अपने सोना बाबू की तरह करना होगा, ठीक ना भाई साहब। गजब। अगला क्वेश्चन बच्चे, अगला क्वेश्चन बेहतरीन भाई साहब, अगला क्वेश्चन बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो, उद्देश्य में कर्ता के साथ क्या होता है। उद्देश्य में, ये देखो थोड़ा सा भाई आपके टॉपिक से हट के क्वेश्चन है भाई, है हिंदी का ही, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उद्देश्य, एक विधेय होता है और एक उद्देश्य होता है, ये क्रिया में होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उद्देश्य में कर्ता के साथ क्या होता है, तो ध्यान रखना, कर्ता के साथ में विस्तार होगा, मतलब कर्ता जहाँ पे दिया होगा उसके साथ में विस्तार जरूर दिया होगा। जैसे दिया है ये राम, राम क्या हो गया, अब कर्ता है क्या है ये भी कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं, इसके लिए इसका विस्तार होना बहुत जरूरी कि राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, या होना बहुत जरूरी है, ठीक ना, या कुछ ना कुछ इसके साथ विस्तार होना बहुत जरूरी, तो कर्ता के साथ विस्तार होना बहुत जरूरी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, ये रहा आपके स्क्रीन पर, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखिएगा भाई साहब क्या है, बेहतरीन तरीके से देखिएगा। निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए, सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो भाई साहब ये कहीं ना कहीं संयुक्त वाक्य में लिखा हुआ है, आपको इसमें क्या करना है, सरल वाक्य में बनाना है। सरल वाक्य में जहाँ पे 2 शब्द जोड़कर, 2 वाक्य जोड़कर एक वाक्य बनाया जाए उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य, ठीक ना। और जब उसे एक कर दिया जाए, ये साधारण भाषा में कहा जाए तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। तो देखिए, उसने कहा कि मैं विदेशी हूँ, उसने कहा एक वाक्य हो गया, कि मैं विदेशी हूँ, मैं विदेशी हूँ उसने कहा, ये 2 बातें हो गई, ठीक ना। यहाँ पे इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, की कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, की कर रहा है, की एक की कर रहा है यहाँ पे जोड़ने का काम। तो यहाँ पे जब 2 वाक्यों को जोड़ा जाए तो वहाँ पे क्या होता है, संयुक्त वाक्य। तो इसको आप बताइएगा भाई साहब, सरल वाक्य बनाने के लिए क्या किया जाएगा। सरल वाक्य बनाने के लिए क्या हो जाएगा, उसने कहा कि मैं विदेशी हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, दिए हुए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं हो सकता है भाई, देखते हैं आगे ना। उसने अपने आप को विदेशी बताया, उसने अपने आप को विदेशी बताया, तो भाई साहब यहाँ एक ये करता, एक ये, मतलब ये एक सर्वनाम हो गया, एक सर्वनाम ये हो गया, इसके स्थान पर एक ही सर्वनाम का प्रयोग कर दिया, उसने अपने आप को क्या बताया, विदेशी बताया, यही आपका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक ना भाई साहब, यही सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, संधि के कितने प्रकार होते हैं भाई साहब, छाप दो। संधि के कितने प्रकार होते हैं भाई साहब, छाप दो, टांडो के साथ में छाप दो, संधि के कितने प्रकार होते हैं बच्चे, बिल्कुल भाई साहब, गजब, बी 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 बी, बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन, बी होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से भाई साहब होते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कौन कौन से होते हैं बच्चे, एक तो होता है स्वर संधि, ठीक ना, एक होता है स्वर संधि, ठीक ना, स्वर संधि होता है, स्वर संधि, और एक होता है कौन सा भाई साहब, व्यंजन संधि, एक होती है व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि। तो ये संधियों से कुछ जो है जनरल बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि पूछ ही लिया जाए, ठीक ना, हो सकता है कि पूछ लिया जाए, कोई बात नहीं। अगला देखते हैं भाई साहब, अगला देखते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे,
अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन लगा है आपके सामने, बहुत बेहतरीन बच्चे लगा है। पैराग्राफ को भरना है आपको, इस पैराग्राफ को पूरा करना है बच्चे, ठीक ना। कह रहा है भारत माता की कोख में जो अमूल्य, भारत माता की कोख में जो अमूल्य भरी है, क्या भरी है? वृत्तियां भरी हैं, मूर्तियां भरी हैं, कृतियां भरी हैं, निधियां भरी हैं। क्या भरी हैं भाई साहब बताइए, इसमें क्या भरी है? भारत माता की, भारत माता की जय बोलिए बेहतरीन भाई साहब, क्या भरी हैं? भारत माता की कोख में कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, क्या हो जाएगा भाई साहब? यहाँ निधियां हो जाएगा बच्चे। थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल ये वाला सेट बच्चे आज थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन यही कठिनाइयाँ क्या करेंगी? आपको सफलता के मार्ग तक ले जाएंगी। यही कठिनाई आपको कहाँ तक ले जाएगी? सफलता के मार्ग तक ले जाएगी भाई साहब, ठीक ना। निधियाँ, ठीक ना। भारत माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह क्या है? आगे बढ़े जाइए। श्वेतांबर, नीलांबर, वसुंधरा या कंदरा, जिनके इसको इनमें से कोई एक विकल्प उठा के भर भी लिया करो, ठीक ना। चलिए देखते हैं। भरी, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। बहुत बेहतरीन बच्चे, जिसके कारण वह क्या कहलाती है? वसुंधरा कहलाती है। धरती क्या कहलाती है? वसुंधरा कहलाती है। बहुत बेहतरीन। उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है, ठीक ना। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे, आगे देखिएगा यहाँ से क्या भरा जाएगा, यहाँ से क्या भरा जाएगा बच्चे? आगे देखिए यहाँ से क्या भरा जाएगा भाई साहब? हमारे के आगे से क्या भरा जाएगा, ठीक ना। हमारे क्या है? भूतकालीन, तत्कालीन, भावी, वर्तमान कालिक, ठीक ना। अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे के आगे क्या भरा जाएगा? भावी। हमारे भावी आर्थिक यानी भावी का मतलब आने वाले, होने वाले। भावी आर्थिक का मतलब क्या है? निर्माण, उत्साह, पतन या उत्थान। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन। अगला क्या? निर्माण। भावी आर्थिक निर्माण के लिए उन सबकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। उनके लिए उन सबकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में, अगला देखो यहाँ से, अगला देखो भाई साहब इसमें, ठीक ना। पृथ्वी की गोद में, बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चौथा भरिएगा, पांचवा और भरिएगा, ठीक ना। पृथ्वी की गोद में, ठीक ना भाई साहब, क्या कह रहा है? पृथ्वी की गोद में, देखिए बच्चे कहाँ गया, ठीक है ना। 4 में भरा था आपने, फिर यहाँ से भरिए। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले खड़े पत्थर कुशल शिक्षितों, युवकों, शिल्पियों और प्रशिक्षितों से संवारे जाते हैं। किस प्रकार से? शिल्पियों से सुधारे जाते हैं। किससे? शिल्पियों। भाई पत्थरों को कौन संवारता है? शिल्प संवारते हैं ना। बिल्कुल बेहतरीन। शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत, यहाँ पे बेटा अत्यंत लिखा था, ठीक ना। अत्यंत का प्रतीक बन जाते हैं। सौंदर्य का, गौरव का, समृद्धि का, विशाल का। बेहतरीन बच्चे, यहाँ पे क्या बन जाता है? समृद्धि का क्या बन जाते हैं? प्रतीक बन जाते हैं। बहुत बेहतरीन बच्चे, समृद्धि का क्या बन जाते हैं? यहाँ पे प्रतीक बन जाते हैं, ठीक ना। बेहतरीन बच्चे, बेहतरीन भाई साहब, गजब बच्चे। तो मिला लीजिएगा कितने सही हुए इसमें। अगला देखते हैं भाई, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? अतिवृष्ट शब्द के लिए क्या होगा? अतिवृष्ट शब्द दिया है यहाँ के लिए, इस वाक्य, यहाँ पे प्रयुक्त वाक्य कौन सा होगा? अत्यधिक विचार करना होगा, अत्यधिक वर्षा होना, अत्यधिक सूखा पड़ना, अत्यधिक संतुष्ट होना। क्या हो जाएगा भाई साहब? क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए भाई साहब, क्या हो जाएगा अतिवृष्ट का? अतिवृष्ट का हो जाएगा अधिक वर्षा होना। बहुत बेहतरीन बच्चे, गजब 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 भाई। यहाँ पे बी 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 बी, अरे गजब बच्चे, गजब भाई साहब। अत्यधिक विचार होना, अत्यधिक वर्षा होना हो जाएगा, ठीक ना। तो बेहतरीन बाबू, ये 20 क्वेश्चन तो आपके किसके रहे? हिंदी के रहे। ये क्वेश्चन किसके रहे? हिंदी के रहे ना। तो आप लोग भागिएगा नहीं भाई, ठीक ना, आप लोग भागिएगा नहीं। अब हम लोग आगे शुरू कर रहे हैं जीएस का टांडो, ठीक ना। आगे शुरू कर रहे हैं जीएस का, और देखिए कितने बेहतरीन क्वेश्चन आज के जीएस के मिले भाई साहब। कितने बेहतरीन क्वेश्चन है जीएस के, आप लोग देखिएगा, बस लगाइएगा, बस कुछ नहीं, केवल आप सुनते रहो मेरे भाई, केवल आप सुनते रहो उन जीएस के क्वेश्चनों को, केवल आप सुनते रहो भाई साहब। अगर टांडो ना कट जाए तो बताना भाई साहब, कि ना टांडो कट जाए तो बताना। चलिए, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है बताइए? सिकंदरा में स्थित है, आगरा में स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है। तो भाई साहब इसमें क्या हो जाएगा? आगरा में स्थित हो जाए, सिकंदरा में स्थित हो जाए, सॉरी, सिकंदरा भी कहाँ है? आगरा में स्थित है।
ठीक ना। सिकंदरा कहाँ है? आगरा में स्थित है। तो सिकंदरा में स्थित है क्या? अकबर का मकबरा, जिसे अकबर के शासनकाल में बनवाना शुरू बना, मतलब उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन इसे पूर्ण किसने कराया? इसे पूर्ण कराया बीच में ही मृत्यु अकबर की हो गई, जिसे बाद में पूर्ण किसने कराया? जहांगीर ने। किसने कराया? जहांगीर ने इसे क्या कराया? पूर्ण कराया। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन। अभी जाने का नहीं, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी भाई साहब। सिकंदरा नगर, ठीक है ना, सिकंदरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदरा नगर की स्थापना किसने की थी भाई साहब बताइए? सिकंदरा नगर की स्थापना किसने की थी? ठीक ना, सिकंदर लोदी ने किया था। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। सिकंदरा नगर की स्थापना कब किया था? 504 ईस्वी में किया था। सिकंदर लोदी किस वंश से संबंधित था? पहली बात तो ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित था, मुगल वंश से नहीं, दिल्ली सल्तनत से संबंधित था। और दूसरी बात ये किस वंश से संबंधित था? तो भाई साहब ये लोदी वंश से संबंधित था। ये किस वंश से संबंधित था? लोदी वंश से संबंधित था। इतनी बात क्लियर हुई भाई साहब? इतनी बात बोलो क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? बहुत बेहतरीन बच्चे। अगला देखो, अगला यहाँ पे देखते हैं भाई साहब, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई साहब फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, ठीक है ना बच्चे, फतेहपुर सीकरी, ठीक ना, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने किया था? फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में हुई थी। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुई थी। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुई, ठीक ना, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में हुआ, ठीक ना। किसने किया था इसकी स्थापना? अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था फतेहपुर सीकरी की स्थापना। बहुत बेहतरीन। यहीं फतेहपुर सीकरी में अकबर ने क्या बनवाया? पंचमहल बनवाया भाई साहब। क्या बनवाया? पंचमहल बनवाया। आगरा का लाल किला बनवाया। आगरा का लाल किला कहाँ पे स्थित है? फतेहपुर सीकरी में लाल किला यहाँ पर बनवाया, ठीक ना, यहाँ पर लाल किला बनवाया। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन भाई साहब, गजब तरीके से आप लोगों ने आंसर किया, ठीक ना, टांडो काट दिया भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, देखो बच्चा, अच्छा है, सॉरी एक बच्चे कुछ कह रहा है, एक बच्चा कुछ कह रहा है। अच्छा क्या कह रहा है भाई साहब? सर सिकंदरा की स्थापना, ओ भाई साहब सॉरी बच्चे, हाँ यार थोड़ी सी गलती हो गई बच्चे। सुनो बच्चे, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग। सिकंदराबाद की स्थापना, सिकंदराबाद की स्थापना किया गया था, ठीक ना। सिकंदराबाद की नहीं, यहाँ पे हुआ था आगरा की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। ये जो पूरी लोदी 1500 कब किया था? 1504 में इसकी स्थापना किया था, आगरा नगर की स्थापना, ठीक ना, आगरा नगर की स्थापना किया था। दिल्ली सल्तनत में इसकी स्थापना हुई थी, सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना की थी बच्चे, ठीक ना। चलिए ठीक, अगला देखते हैं बच्चा, अगला देखते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन, ठीक ना। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है? कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है भाई साहब? लगा दीजिए टिक, एक बार लगा दीजिए, एक बार आग पानी में, ठीक ना। जवानी उसी को कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसी को कहते हैं। कौन सा वेद, बहुत बेहतरीन गजब धनराज, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित भाई साहब बताइए? धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित कौन सा वेद है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है या अथर्ववेद है भाई साहब? गजब तरीके से बताइए, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है? तो बच्चे यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित कौन सा है? यजुर्वेद। और यज्ञ से संबंधित भी कौन सा है? यजुर्वेद। क्योंकि यज्ञ में क्या होते हैं? धार्मिक अनुष्ठान ही होते हैं। धार्मिक अनुष्ठान किसमें होते हैं? यज्ञ में होते हैं। और यज्ञ का संबंध किससे है? यजुर्वेद से भाई साहब, ठीक ना। यहाँ ऋग्वेद की बात की जाए तो यहाँ प्रार्थनाएं दी गई हैं। यहाँ पे क्या दी गई हैं? यहाँ पे प्रार्थनाएं दी गई हैं। यजुर्वेद में क्या दी गई हैं बेटा? प्रार्थनाएं दी गई, ठीक ना। उसके बाद सामवेद, संगीत में अगर कोई वेद है या संगीत की शुरुआत सारे गामा पा की हुई है तो वो कहाँ से हुई है भाई साहब? संगीत में अगर कोई वेद है तो वो कौन सा है भाई साहब? सामवेद है। अगर जादू टोना तंत्र मंत्र की बात की जाए तो बेटा वो किससे है? वो आपका है कौन सा? वो है आपका जादू टोना, ठीक ना, जादू टोना तंत्र मंत्र, ये संबंधित कौन सा भाई साहब? ये संबंधित है आपका कौन सा? अथर्ववेद, ठीक ना। ये किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित बच्चे, ठीक ना। बेहतरीन भाई साहब, बेहतरीन बच्चे, गजब तरीके से आपने तो एकदम फाड़ दिया, छप्पड़ फाड़ के रख दिया भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, बेहतरीन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बेहतरीन तरीके से देखिए भाई साहब। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो मेरे साथियों, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाना था? बहुत बेहतरीन भाई, गजब तरीके क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन का जो तरीका है उसको ध्यान से समझना। निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य मुस्लिम और हिंदू मतभेद को सुलझाना था भाई साहब? लखनऊ समझौता, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता, लाहौर समझौता। बच्चे अगर आप लोग यहाँ पे देखें, जो पूना समझौता हुआ था, ये महात्मा गांधी, ठीक ना, महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था? ये BR अम्बेडकर के बीच में। किसके बीच में? भीमराव, ठीक ना, एक सेकंड बच्चे, भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, ठीक ना भाई। ये हुआ था भीमराव अंबेडकर के बीच में, भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, ठीक ना। कौन सा? पूना समझौता, ठीक। और ये इसी को लेके हुआ था हिंदू, जबकि यहाँ पे क्या था?
ये जो है क्या बोलते हैं, एक्चुअली हुआ तो क्या था कि जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जाते हैं लंदन, तो वहाँ पे पहले गोलमेज समझौते में भीमराव अम्बेडकर जो SC ST हैं उनके लिए एक पृथक निर्वाचन की क्या कर लेते हैं, मांग कर लेते हैं, और वो मांग उनको मिल जाती है, मतलब वो पूरी हो जाती है। तो इसको लेकर महात्मा गांधी और इनके बीच में मतभेद हो जाएगा, ठीक ना। तो जिसको लेकर क्या हुआ था, पूना समझौता हुआ था, ठीक ना। पूना समझौता हुआ था किसके किसके बीच में भाई साहब, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में। कब हुआ था, सितंबर 1932 को हुआ था, सितंबर 1932 को हुआ था, ध्यान रखना, सितंबर 1932 को हुआ था, ठीक ना। कौन सा, पूना समझौता। अगर यही बच्चे आगे बात करें, गांधी इरविन समझौता, ये दूसरे गोलमेज में गांधी को मनाने के लिए, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मनाने के लिए, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सब कर्ता धर्ता कौन थे, महात्मा गांधी थे। तो इनको यानी कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए उस समय तत्कालीन वायसराय, भारत के तत्कालीन वायसराय थे ना, लॉर्ड इरविन कौन थे, भारत के वर्तमान उस समय तत्कालीन क्या थे, वायसराय थे, ठीक ना। इन्होंने गांधी के साथ में क्या किया, समझौता किया। और बच्चे ये समझौता कब हुआ, 5 मार्च, ठीक ना, 5 मार्च 1931 को हुआ, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। अगर यहीं पे हम लोग बात करें लाहौर, तो भैया 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान का जो तत्कालीन प्रधानमंत्री था जिसका नाम था नवाज शरीफ, क्या नाम था भाई साहब, नवाज शरीफ उसका नाम था, इसके बीच में क्या हुआ था, नवाज शरीफ, इसके बीच में क्या हुआ था, लाहौर समझौता। अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच में 1999 में क्या हुआ था, लाहौर समझौता हुआ। तो भाई साहब विकल्प बच्चे क्या बचा आपका, तो विकल्प यहाँ पे बचा लखनऊ समझौता, ठीक ना। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में हुआ था। 1916 में क्या हुआ था भाई साहब, लखनऊ समझौता हुआ था। कब हुआ था, दिसंबर 1916 में, दिसंबर 1916 में क्या हुआ था, लखनऊ समझौता। यानी कि लखनऊ में क्या हुआ था, एक अधिवेशन हुआ था किसका, कांग्रेस का, जो कि कौन सा था बच्चे, 31वां अधिवेशन था, कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था, ठीक ना, कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था। और ध्यान रखना, लखनऊ समझौता या लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, इसके कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो याद रखना अंबिका चरण मजूमदार, ठीक ना, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक ना, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक ना, मजूमदार इसके क्या थे भाई साहब, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। देखो पूरी थ्योरी लगभग मैं कंप्लीट करा रहा हूँ यहाँ पे, मतलब हर विकल्प को तोड़ फोड़ के यहाँ पे रखा जा रहा है भाई साहब, हर विकल्प को तोड़ फोड़ के रखा जा रहा है। यार यही तो काम आएंगे, ये बार बार कुछ क्वेश्चन लौट के आएंगे, नहीं आएंगे तो इनको सुनते रहो। वीडियो आपके पास पड़ा है, भूल रहे हैं दोबारा वीडियो स्पीड में लगा के देख लो भाई साहब, स्पीड में लगा के देख लो वीडियो, आपका मामला कंप्लीट हो जाएगा भाई साहब, आपका मामला कंप्लीट हो जाएगा भाई साहब। छूटेगा क्या भाई साहब, छूटेगा क्या। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक ना, अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर बच्चे क्या हो जाएगा, क्लियर हुआ ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कह रहा है कि शिव गुफा कहाँ स्थित है, शिव गुफा कहाँ स्थित है, अजंता में, एलोरा में, एलिफेंटा में, बदामी में, कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है बताइए फटाफट, कहाँ स्थित है फटाफट बताइए भाई साहब। तो बेटा ये देखिए एलिफेंटा की गुफाओं में, कहाँ है, एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित है, ठीक ना भाई साहब, एलिफेंटा की। अजंता और एलोरा की गुफाएं तथा एलिफेंटा गुफाएं, कुछ लोग कहते हैं एलिफेंटा गुफाओं को भी किसने बनाया था, राष्ट्रकूटों ने बनवाया था, कुछ और भी बताते हैं, लेकिन अजंता और एलोरा गुफाओं को किसने बनवाया था, राष्ट्रकूट शासकों ने। किसने बनवाया था, राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था, ठीक ना, राष्ट्रकूट शासकों ने बनाया था। यहीं पे कैलाश मंदिर है, ठीक ना भाई साहब, यहीं पे अजंता और एलोरा में कैलाश मंदिर है, एलिफेंटा में गुफाएं में शिव मंदिर है, ठीक ना, शिव मंदिर है। अगला देखिए बादामी गुफाएं कहाँ पर हैं, बादामी गुफाएं भैया कहाँ पर हैं, तो बादामी गुफाएं कर्नाटक में है, कहाँ पर हैं, कर्नाटक में है। ये बादामी गुफाएं बच्चे कहाँ पर हैं, तो ये हैं कर्नाटक में, कर्नाटक, ठीक ना, कर्नाटक कहाँ है, कर्नाटक में है, जिसे चालुक्य शासकों ने बनवाया था। किसने बनवाया था, चालुक्य शासकों ने बनवाया था, ठीक ना। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो, तो क्लियर हुआ भाई साहब, शिव गुफाएं कहाँ हैं, तो ये है भैया एलिफेंटा की गुफाओं में। कहाँ पे हैं, एलिफेंटा गुफाओं में। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, सॉरी बच्चे एक सेकंड भाई साहब, जूम हो जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई साहब, क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जुलाई 2022 के करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया भाई साहब, करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया, लगाइए फटाफट, करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया, लगाइए फटाफट, क्या हो जाएगा।
जुलाई 2022 के दौरान देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ लगाने की घोषणा की गई है? कहाँ लगाने की घोषणा की गई, बताइए भाई साहब, कहाँ लगाने की घोषणा की गई है? ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा कहाँ की गई, फटाफट बताइए भाई साहब। जुलाई 2022 के दौरान ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट लगाने की कहाँ घोषणा की गई है? फटाफट बताइए भाई साहब, आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा भी गया अभी पेट में, ठीक ना भाई साहब। तो कहाँ लगाने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है मथुरा में लगाने की। कहाँ की गई है? मथुरा में लगाने की घोषणा की गई। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन से कहाँ किया गया? मथुरा में लगाने की घोषणा की गई, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ठीक ना। तो करंट अफेयर्स में ज़्यादा क्या, कोई स्टैटिक जीके का मामला भी नहीं लग रहा है, तो इसमें कुछ स्टैटिक जीके क्लियर कराएं, है ना। आगे देखो, उत्तर प्रदेश के संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश के संसदीय सीटों की संख्या, लेकिन ध्यान रखना यहाँ ब्रैकेट में दिया है राज्यसभा, ना कि लोकसभा। लोकसभा भी संसदों में ही आता है, क्योंकि उसके भी सदस्यों क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों को भी क्या कहते हैं? सांसद ही कहते हैं। बस ध्यान रखना, यहाँ पे पूछा किसका गया है? राज्यसभा की बात की गई। किसी बात की गई? राज्यसभा। उत्तर प्रदेश के संसदीय सीटों की आज ही इस पर चर्चा हुई थी ऑफलाइन क्लास में, आज ही इस पर चर्चा हुई थी भाई साहब। इसमें कितनी संख्या है? 31 संख्या है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे देखिएगा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, ठीक ना। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी भाई साहब? 80 है। अभी अगले साल 2023-24 में चुनाव होने वाले हैं। अगला भाई साहब, राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31 है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे उत्तर प्रदेश यूपी के विधानसभा में, ठीक ना, यूपी के विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 403 है। अगर बात करें भाई साहब विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी भाई साहब? तो यहाँ पे बताएंगे आप 100। कितनी सीटें हैं? 100। और विधानसभा की सीटें कितनी है? 403 सीटें हैं। बहुत बेहतरीन भाई साहब, विधानसभा की सीटें कितनी है? 403। गजब बच्चे, गजब। भारत के लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? कितनी सीटें भाई साहब? 545। कितनी है बेटा? 545, ठीक ना। एक सेकंड, 545। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? फटाफट बताइए। 245। कितनी है? 245। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट क्या कह रहा है भाई साहब। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बच्चे आपके सामने, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? अरे आज ही चर्चा हुई भाई साहब, आज ही चर्चा इस क्वेश्चन पे हुई है, आज ही चर्चा इस क्वेश्चन पे हुई भाई साहब। बताइए फटाफट, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद, ये लोकसभा। कौन हटा सकता है भाई साहब? कौन हटा सकता है? तो आपको पता होगा भाई साहब, आपको पता होगा कि अनुच्छेद कितने के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत ना भैया, अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया आती है। महाभियोग की क्या होती है? प्रक्रिया होती है। किस पर लगाई जाती है महाभियोग की प्रक्रिया? ये लगाई जाती है राष्ट्रपति पर, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति अगर संविधान का अतिक्रमण करता है, यानी आप अपने पद का या संविधान का क्या करता है? अतिक्रमण करता है, तो उसे 14 दिन पहले लिखित नोटिस दी जाती है। 14 दिन पहले लिखित नोटिस दी जाती है, लिखित नोटिस दी जाती है, मतलब उसको पहले सचेत किया जाएगा, नोटिस दी जाएगी, लिखित नोटिस 14 दिन पहले दी जाएगी। और उसके बाद क्या होगा? संसद में क्या आ जाएगा भाई साहब? संसद में उसका बिल आएगा। संसद में क्या आएगा? उसका बिल आएगा। राज्यसभा में आएगा या लोकसभा में कहीं भी आ सकता है, ठीक ना भाई साहब। उसका लोकसभा में क्या आएगा? उसका बिल आएगा। और उसके बाद क्या होगा? फिर उस बिल पे चर्चा होगी, ठीक ना। चर्चा का मतलब क्या होगा? उस बिल को लाने के लिए जो भी सदन ला रहा है उसका 1/4 क्या होना चाहिए? उसमें हस्ताक्षर होना चाहिए। और जहां पेश किया गया है, जिस भी सदन में पेश किया गया है, उसका 2/3 क्या होना चाहिए? वहां पे उपस्थिति होनी चाहिए, ठीक ना। तो ये फिर सारी प्रक्रिया किसकी होती है? महाभियोग की प्रक्रिया होती है। तो इसको पद से कौन हटा सकता है? संसद हटा सकता है, ठीक ना। संसद हटा सकता है। तो ध्यान रखना, संसद बोले तो यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा दोनों होगा, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इसका पद आ सकता है, ठीक ना। आई बात समझ में? किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है? तो बताएंगे भाई साहब आप लोग, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। आप लोग बताइए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है? बिल्कुल बच्चे कमेंट बॉक्स में छाप दो भाई साहब, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कहां से ली गई है। अगला क्वेश्चन तब तक देखो, अगला क्वेश्चन देखो, बाकी अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, छापो फटाफट। अगला क्वेश्चन छापो बच्चे, कहां से ली गई भाई साहब? फटाफट छापिए। तो देखिए, सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रथम व्यक्ति कौन थे इसको पेश करने वाले, ठीक ना भाई साहब।
यहाँ पे पेश लिख दीजिए। पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन थे, गैलीलियो थे, कॉपरनिकस थे, न्यूटन थे। कौन थे भाई साहब? न्यूटन ने तो भाई साहब क्या किया था? गति और इन सब का नियम दिया था। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था भाई साहब, ठीक ना। इन्होंने तो गुरुत्व, तो पहला तो विकल्प कट गया। आइंस्टीन भी बाद में आए, इन्होंने पहले, इसका भी कट गया इनका आंसर, ठीक ना। तो बच्चे गैलीलियो और कॉपरनिकस भाई साहब। तो यहाँ पे आंसर आपका बच्चे क्या सही हो जाएगा? आंसर आपका बच्चे हो जाएगा कॉपरनिकस। इन्होंने 1473 के आसपास इसका क्या दिया था? लगभग 1473 के आसपास इसका सिद्धांत दिया कि पृथ्वी जो है, जो पृथ्वी है भाई साहब ना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस सिद्धांत को पेश किसने किया था? पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है? घूम रही है, सूर्य के चारों ओर घूम रही है। इसके पहले एक आए थे टॉमली, एक कौन आए थे? टॉलमी आए थे, ठीक ना। टॉलमी आए थे वैज्ञानिक। इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी है इसके चारों ओर और जितने भी ग्रह हैं वो इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, ये बताया था टॉलमी ने। लेकिन कॉपरनिकस ने क्या कहा? इन्होंने कहा भैया जो सूर्य है, सूर्य और पृथ्वी, सूर्य जो है इसके चारों ओर जो भी और ग्रह हैं वो क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं, इसके ओर परिक्रमा कर रहे हैं। इसी को कहते हैं कि पृथ्वी क्या कर रही है? पृथ्वी भी इसी ग्रहों में क्या कर रही है? इसके घूम रही है। ये सिद्धांत किसने दिया था? कॉपरनिकस ने दिया था। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बेहतरीन। तो भैया उसका आंसर चाहिए, बिल्कुल बताएंगे भाई साहब, उसका आंसर बिल्कुल बताएंगे बच्चे। जो बच्चे आज नहीं थे, हाँ एनसीसी वाले बच्चों ध्यान रखिएगा, आप सभी को बताएंगे भाई साहब क्या आंसर होगा उसका। अगला तब तक क्वेश्चन आप छापिए, 29 नंबर क्वेश्चन छापिए, क्या हो जाएगा भाई साहब? देखिए तो उसका आंसर क्या था? क्वेश्चन था कि भाई साहब महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो बच्चे यूएसए से ली गई है। कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है, ठीक ना। यूएसए से ली गई है। आप लोग बताइए भाई साहब कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई? न्यायिक पुनरावलोकन का विचार कहाँ से लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन का विचार कहाँ से लिया गया? कमेंट बॉक्स में छापो भाई साहब, न्यायिक पुनरावलोकन का विचार कहाँ से लिया गया है? तो बच्चे ये भी कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया। बहुत बच्चे, बहुत बेहतरीन। आप लोग बताइए उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो बच्चे ये भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया। ये भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन। आप लोग फटाफट एक बात कमेंट बॉक्स में छापिए कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मूल अधिकार बच्चे कहाँ से लिए गए हैं? फटाफट बॉक्स में छापिए, कमेंट बॉक्स में। मूल अधिकार बात किया जाए, मौलिक कर्तव्य की बात नहीं कर रहा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो। तो पुर्तगाल की राजधानी बच्चे क्या है? पुर्तगाल की राजधानी क्या है भाई साहब? बताइए फटाफट। पुर्तगाल की बच्चे राजधानी क्या है? फटाफट बताइए, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो बच्चे पुर्तगाल की राजधानी है, एक सेकंड बच्चे, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। क्या है? लिस्बन है पुर्तगाल की राजधानी, ठीक ना। वियना है बच्चे ऑस्ट्रिया की राजधानी। वियना है किसकी? ऑस्ट्रिया की राजधानी। वियना है ऑस्ट्रिया की राजधानी। वियना है ऑस्ट्रिया की राजधानी। ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी है? अर्जेंटीना की राजधानी है। किसकी बच्चे? अर्जेंटीना की राजधानी है। मिन्स्क किसकी राजधानी? मिन्स्क किसकी राजधानी है? तो मिन्स्क है बेलारूस की राजधानी। किसकी है? बेलारूस की। हो गया ना भाई साहब, चारों विकल्पों का एकदम चीड़ फाड़। पीछे भी कुछ क्लास में मैंने इनके करा रखे हैं, पीछे भी जो कल की क्लास थी उस क्लास में भी मैंने कुछ आपको जो है क्या राजधानियां बताई थी। जरा बात कर ही लेते हैं उसमें, किन किन की राजधानियों की बात की थी हमने, किन किन राजधानियों की हमने पिछली क्लास में बात की थी, एक बार बात कर ही लेते हैं। तो बच्चे वहाँ पे बात की थी हमने एक सेकंड बच्चे, वहाँ पे हमने बात की थी ताशकंद किसकी राजधानी है? देखो याद हो जाएगा, जो चीज़ें भूल रहे हो यहाँ भी क्लियर करा दूंगा मैं। ताशकंद किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान की भाई साहब। किसकी है? उज्बेकिस्तान की। हेलसिंकी किसकी राजधानी बच्चे? हेलसिंकी किसकी राजधानी? फटाफट बताओ। फिनलैंड की राजधानी। किसकी है? फिनलैंड की राजधानी है। अगला बताओ बेटा, बर्न किसकी राजधानी है? बर्न किसकी राजधानी है? तो स्विट्जरलैंड की बच्चे। किसकी है? स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। अगर बच्चे आपसे पूछे डाल्बिन किसकी राजधानी है? डाल्बिन किसकी राजधानी है? तो आप लोग क्या बताओगे? आयरलैंड की। किसकी बच्चे? आयरलैंड की राजधानी। किसकी राजधानी है? आयरलैंड की राजधानी है। अगर आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या बच्चे? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो आप लोग बताओगे क्या भाई साहब? कैनबरा बताओगे। क्या बताओगे? कैनबरा बताओगे। आपसे यूएसए की राजधानी पूछा जाए तो क्या बताओगे? वाशिंगटन डीसी बताओगे भाई साहब। क्या बताओगे? वाशिंगटन डीसी। बहुत बेहतरीन बच्चे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम कराते रहेंगे, ठीक ना। चलिए गजब। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा एक होता है जर्क, इसकी इकाई क्या है भाई साहब? भौतिक मात्रा है जर्क, इसकी इकाई क्या है भाई साहब? बताइए फटाफट, इसकी इकाई क्या है? भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है? जर्क किसकी इकाई भाई साहब? बताइए, गजब गजब तरीके से बताइए बच्चे, गजब। तो देखो बच्चे, पिछले क्लास में अभी पिछली मतलब अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले मैंने आपसे पूछा था कि मैंने क्या पूछा था आपसे, जरा एक बार बताइए भाई, मैं भूल गया क्या पूछा था। मैंने आपसे पूछा था कि मूल कर्तव्य कहाँ, सॉरी मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, ठीक ना बच्चे। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, ठीक ना।
कहाँ के संविधान से भारत के संविधान में मूल या मौलिक अधिकार लिए गए? तो बच्चे ये लिए गए हैं यूएसए से। कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए, अमेरिका के संविधान से लिए गए। भाई साहब एकदम टांडो कटवा देंगे, टांडो कटवा देंगे, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आप लोग बताइए मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? फटाफट छापो कमेंट बॉक्स में मूल कर्तव्य। एक क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन दाग दूंगा और बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाएगा। यही तो मजा है भाई साहब जीएस की क्लास लेने का, इसीलिए तो कहता हूं ना रुके रहा करो, इसीलिए तो कहता हूं रुके रहा करो। अगला बताइए भाई साहब, इधर बताइए भौतिक जर्क की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है? तो बच्चे यहाँ पे है जर्क की इकाई होती है बच्चे मीटर प्रति सेकंड। क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड होती है जर्क की इकाई। भाई साहब जर्क की इकाई बच्चे क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड होती है ना, मीटर प्रति सेकंड। यहाँ तो 30 नंबर क्वेश्चन दिया है, ये क्या कह रहा है? चलो जो भी है आप लोग देखिएगा, ठीक है ना, जर्क इसकी इकाई है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा बच्चे, ध्यान रखिएगा, ध्यान बेहतरीन तरीके से, ठीक ना बच्चे, बेहतरीन तरीके से आप इसको याद रखिएगा। जर्क इसकी इकाई। सुनिए मेरी बात, जर्क होता क्या है बच्चे? जर्क होता क्या है? त्वरण के परिवर्तन की दर को, त्वरण, ठीक ना, त्वरण के परिवर्तन, ठीक ना, परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? जर्क कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जर्क कहते हैं। और ध्यान रखना बच्चे, इसका जो होता है ऐसे भी लिखा हो सकता है मीटर प्रति सेकंड का घन, ठीक ना, मीटर प्रति सेकंड घन भी लिखा हो सकता है। जो जर्क है, ठीक ना बच्चे, जर्क है ये आपकी सदिश राशि है। ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। जिस राशि में दिशा और द्रव्यमान दोनों दिया हो उसे क्या कहते हैं भाई साहब? उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन। देखो भाई साहब एक एक क्वेश्चन को फाड़ फाड़ के रख रहे हैं भाई साहब आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखो, तो भाई साहब आप लोग बताइए यहाँ पे, आप लोग बताइए यहाँ पे मैंने पूछा आपसे मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, ठीक ना, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, ठीक ना, कर्तव्य कहाँ से लिए गए बच्चे? तो भाई साहब ध्यान रखना ये रूस से लिए गए। कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए। भारत के संविधान में, यानी कि भारत में जो है 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा ये भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। और जब जोड़े गए थे तब कितने जोड़े गए थे बच्चे? वे जोड़े गए थे 10। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे फैक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था भाई साहब? बताइए फटाफट। ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या किया गया था? जोड़ा गया था। तो जो बच्चे अभी ऑफलाइन में नहीं पढ़े हैं या जो जैसे भी हैं वो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के देखो बच्चे, एक बार कमेंट बॉक्स में छापिए क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, और हर चीज एकदम तोड़ मरोड़ के बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा भाई साहब, गजब तरीके से। बिल्कुल बच्चे, यस यस बस, बेहतरीन बच्चे, बेहतरीन भाई साहब। मैं नाम लेने का भी थोड़ा सा कष्ट नहीं करूंगा, आप थोड़ा सा कष्ट करिए खुद ही कि सर चलिए नाम एक दिन होगा। नाम नहीं भाई साहब, मैं कसम से बता रहा हूं आपको, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया मैं यहाँ पे बड़ा सा पोस्टर लगाऊंगा आपका, ठीक ना। चलिए बच्चे, तो ये आपका क्लियर ना। तो स्वर्ण सिंह समिति की, तो भैया कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 11। 11वां कब जोड़ा गया बच्चे? तो 11वां 86वें संविधान संशोधन के तहत, 86वें संविधान संशोधन किसके तहत? 2002 के तहत, 2002 के तहत जोड़ा गया, ठीक ना, 2002 के तहत जोड़ा गया भाई साहब। कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं भाई साहब। गजब बच्चे, गजब, बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो, तो बेहतरीन मजा आ रहा है ना भाई साहब पूरी क्लास में? ऐसे ही बेटा, ऐसे ही जिस दिन से मैंने करंट अफेयर शुरू किया ना भाई साहब, ऐसे ही स्टैटिक जीके को धुआंधार कर दूंगा। जिस तरीके से ऑफलाइन क्लास में धुआंधार तरीके से क्वेश्चन के बाद उसका आंसर करंट अफेयर का, फिर उसके बाद स्टैटिक जीके, उसी तरीके धुआंधार तरीके से चलेगा भाई साहब, उसी तरीके धुआंधार तरीके से चलेगा। बिल्कुल भाई साहब, बने रहिएगा बस आप मेरे साथ, ठीक ना। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नारी को नमन योजना शुरू की गई है? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नारी को नमन योजना शुरू की गई है भाई साहब? फटाफट बताइए। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में। कहाँ शुरू की गई? तो बच्चे ये शुरू किया गया हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में भी हाल ही में क्या हुए हैं? चुनाव हुए हैं। अभी उसके भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, ठीक ना, अभी उसकी चर्चा हम लोग फिर आगे करेंगे, ठीक ना। अभी उसका जरा क्लियर रिजल्ट हो जाए, कौन बना है, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, कौन राज्यपाल, फिर आगे हम चर्चा करेंगे उस पर, ठीक ना। चलिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी शरीर के भार W को इस सूत्र द्वारा बताया जा सकता है। किस सूत्र द्वारा निम्न से बताया जा सकता है? किस सूत्र द्वारा निम्न से बताया जा सकता है? आप लोग फटाफट बताइए, किस सूत्र द्वारा बच्चे बताया जा सकता है? इसको ध्यान से बताइएगा भाई आप लोग, बिल्कुल बच्चे ध्यान से बताइएगा। तो बच्चे यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो बताया जाएगा W बराबर mg, W बराबर mg। बच्चे अगर W की हम लोग बात करें तो एक सेकंड बच्चे, W बोले तो वेट होता है। W बराबर क्या होता है? वेट, मतलब भार होता है, ठीक ना। ये क्या होता है? भार होता है। W बराबर भार होता है, यानी वेट। अगर उसके बाद हम लोग बच्चे यहाँ पे M की बात करें तो जो M है बच्चे, M होता है आपका क्या कहते हैं? द्रव्यमान। M क्या होता है? द्रव्यमान होता है, ठीक ना। M होता है द्रव्यमान। और बच्चे G की अगर हम लोग बात करें तो G बच्चे होता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय
त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक ना। जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक ना। तो बच्चे यहाँ पे भार बराबर क्या होता है, भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, भार बराबर, ठीक ना, किसी शरीर के भार, किसी वस्तु के शरीर के भार को किस सूत्र से माप सकते हैं, तो शरीर के भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, यानी W बराबर M गुणे G, ठीक है ना। ध्यान रखना G का मान, अगर यहीं पे कुछ और हम लोग बात कर लें तो जो बच्चे G बोले तो क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो भूमध्य रेखा पर क्या होता है, भूमध्य रेखा पर बच्चे, वो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, ये ध्यान रखना। पूछा जाता है बच्चे, पूछा जाता है यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पर सबसे कम होता है, तो बच्चे ये ध्रुवों पर सबसे कम होता है, ठीक ना, सॉरी भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। और सबसे अधिक कहाँ होता है, सबसे अधिक कहाँ होता है बच्चे, तो सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर। ये कहाँ होता है, ध्रुवों पर ये सबसे अधिक होता है। गुरुत्वीय भार कहाँ पर सबसे अधिक होता है, तो बच्चे याद रखना ध्रुवों पर होता है, सबसे अधिक होता है। और कहाँ पर सबसे कम होता है, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। इसीलिए बच्चे, इसीलिए अगर हम लोग आगे थोड़ी सी बात करें, इसीलिए क्या होता है, जो पिंड का भार होता है ना, पिंड का भार ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है, भूमध्य रेखा पर कम और ध्रुवों पर क्या होता है, अधिक होता है किसी का भार, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आई, बेहतरीन बात समझ में, बेहतरीन क्वेश्चन मिले हैं कि नहीं मिले हैं भाई साहब, बेहतरीन तरीके से व्याख्या की जा रही कि नहीं की जा रही, क्वेश्चन भी बेहतरीन और व्याख्या भी बेहतरीन की जा रही कि नहीं की जा रही। इसीलिए मैंने लिखा था पहले ही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, ठीक ना। बेहतरीन बच्चे, आज एक्चुअली फास्ट है ना, तो कुछ ज़्यादा बेहतरीन एनर्जी के साथ बोल रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा नहीं भी लगा पा रहे हैं ना, बैटरी थोड़ा सा डाउन हो रही। चलिए समझिएगा आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है, कौन सी तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जाता। अभी पिछली साइंस की क्लास में आपको मैंने तरंगों के बारे में पढ़ाया था, ध्रुवित नहीं किया जा सकता, कि उसको ध्रुवों पर नहीं लाया जा सकता। तो बच्चे इसमें पराश्रव्य तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता। आप लोग बताओ बच्चे, पराश्रव्य तरंगें कितनी होती हैं, कितने से कितने हर्ट्ज तक होती हैं, कितने से कितने हर्ट्ज तक पराश्रव्य तरंगें होती हैं। तरंगें 3 प्रकार की होती हैं ना, तरंगें कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती है भाई साहब। एक श्रव्य तरंगें होती हैं, एक अपश्रव्य तरंगें होती है, और एक पराश्रव्य तरंगें होती हैं, ठीक ना। चलिए बताइए भाई साहब, तो पराश्रव्य तरंगें, इनका जो कितने हर्ट्ज में होता है, तो बेटा ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं। कितने, 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर होती हैं वो क्या होती हैं, पराश्रव्य तरंगें होती हैं, ठीक ना। और जो 20 से बच्चे, जो 20 से लेकर 20,000 के बीच में हो, 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो, उनको क्या कर सकते हैं, श्रव्य तरंगें होती हैं। वो कौन सी तरंगें होती हैं, श्रव्य तरंगें, जो कि जिनको मनुष्य सुन सकता है अपनी आंखों, कानों से, ठीक ना, आंखों से नहीं, कानों से सुन सकता है, ठीक ना बच्चा, उन्हें कानों से सुन सकता है। बेहतरीन बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बच्चे क्या कह रहा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये है भाई साहब साइंस के। निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है, सबसे कम गलनांक निम्न में से किसका होता है। कल भी मैंने एक आपको बताया था कि सबसे कम गलनांक किसका होता है भाई साहब, फिर आपको बता रहा हूँ, आज एक नया टॉपिक मिल गया इसमें कि सबसे कम गलनांक किसका होता है। बेटा जेजान का होता है, और कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये सबसे कम गलनांक ब्रोमीन का भी होता है। किसका होता है, ब्रोमीन का भी, ब्रेमीन का भी होता है, इसका सबसे कम गलनांक होता है, ठीक है। ब्रोमीन का भी गलनांक सबसे कम होता है। अगला बात करते हैं, सबसे अधिक किसका होता है, कैल्शियम का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चे ये रहा आपके सामने, कह रहा है भाई साहब, काली मिर्च का पौधा क्या होता है, काली मिर्च का पौधा क्या होता है भाई साहब, बताइए, काली मिर्च का पौधा क्या होता है। झाड़ी होती है, छोटा वृक्ष होता है, ठीक ना, झाड़ी होती है, छोटा वृक्ष होता है, बेल होता है, पेड़ होता है, क्या होता है, काली मिर्च का पौधा। अब किसी ने देखा ही नहीं होगा काली मिर्च का पौधा, तो बच्चे काली मिर्च का पौधा क्या होता है, बेल होता है। यानी कि ये जैसे अंगूर का पेड़, ये लताएं बेल होते हैं ना, उसी तरीके काली मिर्च के भी पौधे होते हैं, ठीक ना भाई, उसी तरीके काली मिर्च का भी पौधा होता है भाई साहब। काली मिर्च कहाँ पाई जाती है, कार्डमम पहाड़ियों में। कहाँ, दक्षिण भारत में। कहाँ, आपने जो बताया था एक दिन ना, जो आपको उसमें बताए थे, क्या बोलते हैं, ठीक ना, ये यहाँ पे क्या है, कार्डेमम पहाड़ियाँ। यहाँ पे क्या है, कार्डेमम पहाड़ियाँ। कहाँ पे बच्चे, ये है केरल में, है कार्डेमम पहाड़ियाँ, और इसी को इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। यहीं पर इलायची और काली मिर्च के लिए बहुत बड़ी, मतलब अच्छी खेती होती है, जानी जाती है, ठीक ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी, महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी। केंद्रीय सरकार थी, पूर्णवादी राज्य था, यह राज्यविहीन समाज था, या सत्ता धार्मिक नेताओं के हाथ में था। क्या था भाई साहब राम राज्य की कल्पना।
राम राज्य की कल्पना क्या थी भाई साहब, बताइए फटाफट। राम राज्य की कल्पना क्या थी महात्मा गांधी की? महात्मा गांधी की राम राज्य की कल्पना क्या थी? तो भाई साहब यहाँ आंसर हो जाएगा राज्यविहीन सरकार समाज, राज्यविहीन समाज। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो राज्यविहीन सरकार है वो क्या होगी, वो होगी राम राज्य की सरकार, ठीक ना। या राम राज्य की संकल्पना इसी से की थी उन्होंने, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन बच्चे, लॉरेंज, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉरेंज वक्र क्या होता है? लॉरेंज वक्र क्या होता है? मुद्रास्फीति होता है, बेरोजगारी होता है, आय वितरण होता है, क्या होता है भाई साहब बताइए, क्या होता है? आप लोग फटाफट बताइए बच्चे, क्या होता है, ठीक ना। जल्दी इसको कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चे क्या होता है इसका, ठीक ना। फटाफट बताइए क्या होता है। लॉरेंज वक्र क्या होता है भाई साहब, लॉरेंज वक्र क्या होता है, फटाफट बताइए। लॉरेंज वक्र क्या होता है बच्चे, समय नहीं लगना चाहिए। आय का वितरण होता है, क्या होता है भाई साहब, आय का वितरण होता है। लॉरेंज वक्र आय का वितरण होता है बच्चे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब क्या हो रहा है। बच्चे लाइट जा चुकी है तो फोन से चला रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा मैनेज करिए, फटाफट इसको आंसर दीजिए आप लोग। 7 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां पर रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत बेहतरीन, ध्यान से समझिएगा। 7 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? देखो विकल्प भी आप जो सोच रहे हो ना, वो यहाँ पे क्या है, नहीं है भाई साहब, ठीक ना। जो देखिए स्टैचू ऑफ पीस यहाँ पे हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का किया गया है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का किया, तो बच्चे ये आंसर हो जाएगा श्रीनगर। ध्यान रखना, स्टैचू ऑफ पीस का एक और अनावरण किया गया बच्चे, ये किया गया है जैतूपुर राजस्थान में। जैतूपुरा राजस्थान में इसका क्या किया गया है, अनावरण किया गया है। जैतूपुरा राजस्थान में भी इसका अनावरण किया गया है। ये 151 फीट की है, ठीक ना। और ये वाली जो यहाँ पे श्रीनगर में की गई है, श्रीनगर वाली लगभग 6 फीट की है, लगभग 6 फीट की है। लेकिन नाम इसका भी क्या दिया गया, स्टैचू ऑफ पीस। मतलब क्या होता है इसका, मतलब बच्चे क्या होता है, शांति की प्रतिमा। इसका मतलब होता है शांति की प्रतिमा, शांति की प्रतिमा, इसलिए इसका नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ पीस, ठीक ना बच्चे। तो ये ध्यान रखिएगा भाई साहब, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। इसका जो अनावरण किया था जैतूपुरा वाले का, इसका पीएम ने किया है, और श्रीनगर वाले किसने किया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, ठीक ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या कह रहा है, फटाफट अगला क्वेश्चन बच्चे देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, बस अगले 2 क्वेश्चन बचे आपके सामने, अगले 2 क्वेश्चन मैं आपके सामने लगा रहा हूँ बच्चे, ठीक ना। अगले 2 क्वेश्चन लगा रहा हूँ भाई साहब, बताइएगा कैसे लगी क्लास। और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किया ना, प्लीज़ एक बार लाइक कर दो भाई साहब। क्लास में देखो कितनी गजब की मेहनत की गई, एक बार प्लीज़ लाइक कर दो भाई साहब, अगर आपको लग रहा है तो। बताइए भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, फटाफट बताइए भाई साहब। इसका किया गया बच्चे बिहार में। कहाँ किया गया? बिहार में। बहुत बच्चे, बहुत अच्छे, कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया एक, ठीक ना। पूर्णिया में, बिहार के पूर्णिया जिले में क्या किया गया, इसका उद्घाटन किया गया। बिहार के जो वर्तमान सीएम है नीतीश कुमार ने क्या किया, इसका अनावरण किया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, कह रहा है कि किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया, फटाफट बताइए भाई साहब। किस पहाड़ी को, ठीक ना, किस पहाड़ी को ये घोषित किया गया, बताइए फटाफट, किस पहाड़ी को घोषित किया? तो बच्चे मानगढ़ पहाड़ी को। किसको किया गया? मानगढ़ पहाड़ी। ये मानगढ़ पहाड़ी है भैया कहाँ पर? मानगढ़ पहाड़ी बच्चे हैं कहाँ पर? तो ये है बच्चे गुजरात और राजस्थान के सीमा पर, गुजरात और राजस्थान की सीमा पर है, ठीक ना। गुजरात और राजस्थान की सीमा पर है ये मानगढ़ पहाड़ी, ठीक ना। अगर यहीं पर हम बात करें इसे क्यों घोषित किया गया है, तो भैया इसे क्या कहते हैं, आदिवासी जलियावाला भी कहते हैं। इसे आदिवासी जलियावाला भी कहते हैं, आदिवासी जलियावाला, ठीक ना। जलियावाला बाग भी कहते हैं, जलियावाला बाग भी इसे कहते हैं, ठीक ना, जलियावाला बाग। क्योंकि ऐसी कुछ घटना यहाँ पे हुई थी, और यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, भील जनजाति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? भील जनजाति पाई जाती है। इसमें भीलों का लगभग 1500 भील जनजाति के जो सदस्य थे, ये भील जनजाति के लोग थे, 1500 भीलों का क्या हो गया था, 1500 भीलों का नरसंहार कर दिया गया था। 1500 भीलों का नरसंहार हो गया था, ठीक ना, नरसंहार हो गया था बच्चे, ठीक ना, नरसंहार हो गया था। ये थी आपकी कहानी मानगढ़ पहाड़ी की, जो कि कहाँ है, गुजरात और राजस्थान की सीमा पर है। यहाँ पे आदिवासी जलियावाला बाग भी इसे कहते हैं, मानगढ़ पहाड़ी को। इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कब किया गया? 7 जुलाई 2022 को भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के द्वारा, भारत सरकार के एक संस्था है उसके द्वारा क्या किया गया, राष्ट्रीय स्मारक महत्व का घोषित किया गया, ठीक ना भाई साहब। तो ये 40 क्वेश्चन के एक सेट रहा बेहतरीन तरीके से, 20 हिंदी और 20 जीएस का। क्लास कैसी लगी भाई साहब आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। और बेटा जो भी आप कहा करो ना, एक बार ऑफलाइन
ऑफलाइन कमेंट में भी आप लोग एक एक कमेंट जरूर छोड़ दिया करो, ठीक ना। जो भी जैसा नीक, बेकार, बेकार, अच्छा, जो भी आपको लिखना है एक बार उसमें जरूर लिख दिया करो, ठीक ना, ऑफलाइन कमेंट में भी, ठीक ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।